आईआईटी बॉम्बे का एक छात्र जो पहले वहां से अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करता है और उसके बाद देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मॉडर्न हिस्ट्री में अपनी पीएचडी करने जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात पहले से ही पीएचडी कर रहे एक छात्र से होती है और वहां पर दोनों में दोस्ती होती है और वो लेफ्ट विंग को ज्वाइन करते हैं और वहीं से कई प्रकार के उनके मन में सत्ता परिवर्तन को लेकर के देश की व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते हैं। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो जेएनयू है वो पहले से ही डिबेट डिस्कशन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं, जैसा कि मेरे पीछे आप इस चित्र को देख रहे होंगे कि यहां पर शर्जील इमाम और उमर खालिद का ये चित्र जो है बैकग्राउंड में लगा रखा है, जिससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि इन दिनों इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि आखिर जेएनयू के ये दो पीएचडी शोधार्थी, जिसमें से एक आईआईटी बॉम्बे से भी पढ़ा है और उसके बाद जेएनयू में आया, जबकि उमर खालिद के बारे में बात की जाए तो उमर पहले से ही 2014 से ही करीबन जो है जेएनयू में हिस्ट्री से पीएचडी कर रहे थे। तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि जहां पर पीएचडी कर रहे इन दो शोध छात्रों पर यूएपीए कानून लगाना पड़ा, जो कि एक प्रकार का आतंकवाद निरोधी कानून है। और ऐसे में यहां पर इन पर आरोप लगता है कि इन्होंने दिल्ली में हुए 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए, जो कि सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान हुए थे, या यूं कहा जाए सीएए का विरोध करने के लिए हुए थे, ऐसे में इन दोनों को उसका मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है और बीते 6 वर्षों से लगातार ये जेल में बंद हैं। इसको लेकर के दो पक्ष सामने आते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि यहां पर इन्हें बेल मिल जानी चाहिए, इन्होंने ना ही कोई दंगा किया है, ना ही कुछ किसी को हथियार इस्तेमाल किए हैं, ना कोई फिजिकल एक्ट किया है। जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि इन दोनों ने भारत को बांटने की का जो ये फाशिस्ट राज है, आज का ये जो जनता विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, इंसान विरोधी, जनता विरोधी, इंसानियत विरोधी समाज है। हम यहां से चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमारा विद्रोह जारी रहेगा। एक और चीज सोचने वाली बात है, 1860 का एक लॉ हमारे खिलाफ यूज किया। ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लोग को अंग्रेजों के पास जाना पड़ा हमको अंदर करने के लिए। मतलब भगत सिंह ने बोला था भूरे अंग्रेज, इनके बारे में ही बोला था शायद। भारत के महत्वपूर्ण राज्यों को अलग करने की और भारत के खिलाफ जंग करने की बातें कही हैं। आज लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद कर। तो आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, जब हम बात करते हैं इन दोनों छात्रों की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर हुआ करते थे और विशेषकर शर्जील इमाम के बारे में बात ये कही जाती है दैट ही वाज अ बिब्लियोफिलिस्ट। जब हम बिब्लियोफिलिस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किताबों की बहुत लंबी सूची हो या जिसे पढ़ने लिखने का अत्यधिक शौक हो। और वैसे में जहां पर आईआईटी बॉम्बे के बाद जेएनयू, और ऐसे में सरकार के विरोध में ये तर्क दिए जाते हैं कि सरकार एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म की बात कर रही है। पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म या इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि देश के विश्वविद्यालय में सब्सिडाइज्ड रेट में पढ़कर देश को बांटने के ही नारे लगाए जाएं।
और जैसा कि पहला भी आरोप जो है उमर खालिद और अनीबरन भट्टाचार्य पर लगा था, और एक बार फिर से 2020 में जब दिल्ली दंगे होते हैं तो शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों पर यूएपीए लगा दिया जाता है। अभी हाल ही में दिल्ली दंगों में से इन 7 आरोपियों में से कुल 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल दे दी गई है, यानी कि उन्हें तिहाड़ जेल से अब छोड़ दिया गया है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना है कि उस बेल में कई प्रकार की शर्तें, कई प्रकार की कंडीशंस को इंपोज किया गया है कि वे दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे, जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वे जो है वहां पर नियरेस्ट अपने थाने में जाकर के हाजिरी लगाएंगे। तमाम तरीकों की उसमें शर्तें वहां पर लगाई गई हैं। पर यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने बेल देने के मामले में हर एक व्यक्ति की सहभागिता को इंडिविजुअली देखा है, अलग अलग देखा है। और विशेषकर जब हम बात करते हैं यूएपीए एक्ट की, तो ध्यान यह रखना है कि बाकी सारे कानून तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को लेकर चलते हैं, पर जब हम यूएपीए की बात करते हैं तो यूएपीए दरअसल प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट को लेकर चलता है, यानी कि कानून ये मानकर चलेगा कि ये जो व्यक्ति है यही दोषी है, और व्यक्ति को ही यहां पर आपको दोष जो है अपनी जो बेगुनाही है वो साबित करनी पड़ती है। अब विशेषकर जब हम इन दोनों की भूमिका की बात करते हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद की, तो इन पर दरअसल यूएपीए की धारा सेक्शन 15 लगाई गई है। और जब हम सेक्शन 15 की बात करते हैं यूएपीए की, तो वहां पर स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है, ये वर्णित है कि किसे एक आतंकवादी कृत्य कहा जाएगा, और उस आतंकवादी कृत्य में शामिल है कि किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करना, बॉम्बिंग करना, और उसके साथ ही अगर किसी भी तरीके से कोई भी लोगों को भड़काया जाता है या एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को रोकने का काम किया जाता है, तो उसे भी टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा, जो कि इन दोनों पर आरोप लगा है। उसके साथ ही यहां पर यह तर्क उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थक तर्क ये देते हैं कि इनके द्वारा कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं किया गया। पर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम यूएपीए पढ़ेंगे तो यूएपीए के सेक्शन 15 को सेक्शन 18 के साथ जो है इंटरलिंक करके उसके साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि धारा 15 में जहां आतंकवाद को परिभाषित किया है, और आतंकवाद का मतलब वहां पर केवल और केवल फिजिकल एक्ट नहीं, बॉम्बिंग ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं को रोकने का काम करता है या उसके संदर्भ में लोगों को भड़काने का काम करता है, मास मोबिलाइजेशन का काम करता है, तो उसे भी एक आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। और सेक्शन 15 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बाय एनी अदर मीन्स ऑफ वॉट एवर नेचर। ये जो शब्द लिखा है सेक्शन 15 में यूएपीए में, बाय एनी अदर मीन्स ऑफ वॉट एवर नेचर, इसी में चक्का जाम करना, लोगों को उकसाना, लोगों को भड़काना, एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई होने से रोक देना, और ऐसे में इसी कॉन्स्पिरेसी का आरोप जो है यहां पर उमर खालिद पर लगा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच एक सुनवाई करती है जिसमें से 5 लोगों को जमानत दे दी जाती है, पर इनको जमानत नहीं दी जाती। जैसा मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि यहां पर सर्वोच्च न्यायालय एक एक व्यक्ति के सहभागिता को इंडिविजुअली देख रहा था, और ऐसे में यूएपीए की धारा सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 यानी कि धारा 43D उपखंड 5 इस बात को स्पष्ट करती है कि न्यायालय इन मामलों में जमानत तभी देगा जब उसे प्राइमा फेसाई ये लगता हो, प्रथम दृष्टया ये लगता हो कि इस व्यक्ति इस आरोप में शामिल नहीं है। और इसी वजह से उमर खालिद और शर्जील इमाम को अभी जमानत नहीं दी गई है। पर यहां पर 2 पक्ष और सामने आ जाते हैं। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। बेल जो है नियम है और जेल अपवाद है, क्योंकि न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह जीवन के मौलिक अधिकार को संरक्षित करने का कार्य करेगी। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर उन नियमों पर यह लागू होना चाहिए कि जहां पर कोई एक सामान्य या कोई तुच्छ अपराध हुआ हो, जहां पे भी इस प्रकार के जघन्य अपराधों का प्रयास किया जा रहा है या षड्यंत्र किया जा रहा है, और विशेषकर उस वर्ग के द्वारा जो कि भारत सरकार या भारत के लोगों के कर के करदाताओं के पैसे पर वहां पर शिक्षित हो रहे हैं, वहां पर नारे लगाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर
ऐसे लोगों पर इस किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत ना होने पाए, ऐसा सरकार का पक्ष रहता है कि जब भी कोई भी मामला यूएपीए से संबंधित है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, इसको दरअसल सबसे पहली बार कहा था बालचंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान मामले 1977 में, और बाद में जो है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1978 में इसका और इसकी व्याख्या की गई थी। इसके साथ ही इस केस में हमें यह भी पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह फैसला उस वक्त यहां पर व्यक्ति पर आरोप तय करते हुए नहीं, यह इसलिए दिया है कि इनकी इंडिविजुअल सहभागिता जो थी दिल्ली दंगों में कैसी थी। तो यहां पर इन पर यह आरोप यह लगता है कि इन्होंने लोगों को चक्का जाम करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, उसका षड्यंत्र करने के लिए उकसाया, और इसी वजह से 5 लोगों को तो जमानत दे दी जाती है, पर इनकी सहभागिता को सबसे शुरू से माना जाता है, और ये दोनों माइनर नहीं थे, मेजर थे, इन्हें सारे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन्हीं सब धाराओं का हवाला देते हुए जो है उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो जमानत है उसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। हां, यह बात बिल्कुल सही है कि अब तक इस मामले में फिलहाल चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो जल्द से जल्द इस मामले में अपनी जो चार्जशीट है उसको दाखिल कर सकें, ताकि जो मामले का विचारण है उसे शुरू किया जा सके। हालांकि यहां पर अभी भी जो है कई सारी चीजों में, हमारी न्यायिक व्यवस्था में इस प्रकार के ट्रायल के हो रहे डिले में सुधार की आवश्यकता निश्चित रूप से है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे लीगल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 15 यूएपीए, सेक्शन 18 और उसके साथ ही सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 यूएपीए एक्ट का हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये वो धाराएं थी जो हमने आपको बताई कि इस वजह से शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो है अभी जमानत नहीं दी गई है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ।